इस पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आज हम प्लेटो के बारे में अध्ययन करेंगे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र प्रारंभ प्लेटो से माना जाता है। यानी जो पश्चिमी देशों जो काव्य शास्त्र है उसका प्रारंभ प्लेटो से होता है। प्लेटो को अप्लातून कहते हैं। प्लेटो एक दूसरा नाम मिलता है, उसका नाम है अप्लातून। क्या मिलता? अप्लातून। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व था और उनकी मृत्यु 347 ईसा पूर्व। यानी प्लेटो का समय 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व प्लेटो का समय था। प्लेटो यूनानी दार्शनिक थे। प्लेटो कहते हैं यूनानी दार्शनिक थे। वैसे तो प्लेटो ने साहित्य पर कोई स्वतंत्र पुस्तक नहीं लिखी है। क्या करें कि प्लेटो ने वैसे साहित्य के क्षेत्र में कोई पुस्तक नहीं लिखी है, लेकिन उनकी कविता संबंधी जो विचार है उनकी पुस्तक एक रिपब्लिक पुस्तक में मिल जाते हैं। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि प्लेटो के कविता से संबंधित विचार किस पुस्तक में मिलते हैं? उस पुस्तक का नाम है रिपब्लिक पुस्तक। ऐसा भी प्रश्न आ जाता है रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? तो रिपब्लिक पुस्तक है प्लेटो की है। प्लेटो गुरु का नाम था सुकरात। क्या नाम था? सुकरात। प्लेटो और प्लेटो के शिष्य था अरस्तु। प्लेटो गुरु सुकरात है, प्लेटो के शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य सिकंदर राजा और सिकंदर महान हुए थे, वही अरस्तु के शिष्य थे। प्लेटो किस प्रकार के विचारक? तो प्लेटो आदर्शवादी विचारक माने जाते हैं। किस प्रकार के? आदर्शवादी, आदर्श की बातें करते हैं प्लेटो। तो इस आदर्शवादी को प्रत्ययवादी भी कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लेटो किस प्रकार के विचारक था? आदर्शवादी। यदि ऑप्शन में आदर्शवादी नहीं और प्रत्ययवादी हो तो प्लेटो कैसे विचारक था? प्रत्ययवादी विचारक था। प्लेटो क्या कहता है कि जो मूल आदर्श है, ये मूल आदर्श का जो वैचारिक जगत है ये भगवान ने बनाया। मूल आदर्श या वैचारिक जगत किसने बनाया? इसको भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। और इस मूल आदर्श या वैचारिक जगत का अनुकरण करके जो संसार जो दिखाई देता है वह उस वैचारिक आदर्श या मूल आदर्श का अनुकरण है दृश्यमान जगत। और इस दृश्यमान जगत का अनुकरण कौन करता? कवि या कलाकार इसका अनुकरण करता। दृश्यमान जगत का अनुकरण करता कवि या कलाकार करता है। तो इस प्रकार कवि या कलाकार जो कविता क्या हुई, यानी अनुकरण कुछ चीज अनुकरण की हुई है, उसका अनुकरण क्या है? कविता है। प्लेटो मूल आदर्शों को ईश्वरीकृत वास्तविक सत्ता मानते। प्लेटो क्या कहते हैं कि जो ईश्वर ने जो बनाई गई चीज है वही वास्तविक सत्य है, वही वास्तविक सत्ता मानते। कौन? प्लेटो। और इन मूल आदर्शों को वैचारिक जगत भी कहते हैं। वैचारिक जगत क्या है? जो ईश्वर द्वारा कृत जो जगत है वही वैचारिक जगत है। प्लेटो इसी मूल आदर्शों या इन वैचारिक जगत का अनुकरण रूप दृश्यमान जगत है। इस वैचारिक जगत का अनुकरण किया गया उसे कहते हैं दृश्यमान जगत, जो हमें दिखाई देता है। यह भगवान की तरफ बनाई गई वैचारिक जगत का अनुकरण किया दृश्यमान जगत है। और कविता है जो इस दृश्यमान जगत का भी अनुकरण है। तो दो जगह अनुकरण हो गया, एंड वैचारिक जगत का अनुकरण दृश्यमान जगत हो गया। और दृश्यमान जगत का अनुकरण कवि करता है। कवि क्या करता है? कविता रचना करता है। तो कविता क्या? दृश्यमान जगत का अनुकरण है। कविता इस दृश्यमान जगत का अनुकरण करती है जो पहले से मूल आदर्शों का अनुरूप है। इस प्रकार कविता अनुकरण का भी अनुकरण होने से सत्य से दोगुनी दूरी। क्या कह रहा है कि कविता जो अनुकरण का भी अनुकरण हुआ है, इस कारण जो सत्य चीज है, सत्य चीज क्या है? मूल आदर्श है या वैचारिक, उस सत्य से कितने गुना? 2 गुना दूर क्या है? कविता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लेटो के अनुसार कविता सत्य से कितने गुना दूर है? तो 2 गुना दूर है। इस प्रकार प्लेटो ने अनुकरण को असत्य व त्याज्य बताया। प्लेटो क्या कहता है कि जो अनुकरण है ये असत्य है, इसको त्यागने योग्य है। यानी ये प्लेटो क्या कह रहा है कि जो अनुकरण आपने किया है ये अनुकरण क्या? सत्य नहीं है, क्या? असत्य है, इसको त्याग दो, ये कोई सत्य, इसको स्वीकार मत करो। कौन कर? प्लेटो कह रहे हैं। प्लेटो कला व अनुकरण के घनिष्ठ संबंध को तो स्वीकार करते हैं। प्लेटो क्या कह रहे हैं कि प्लेटो कला व अनुकरण के घनिष्ठ संबंध को तो स्वीकार करते हैं। कला और अनुकरण के बीच में जो घनिष्ठ संबंध है उसको कौन स्वीकार करता है? उसको प्लेटो स्वीकार करते हैं। लेकिन वे अनुकरण को कोई गंभीर कार्य न मानकर अनुकरण से उत्पन्न अज्ञान लेकिन वे अनुकरण को कोई गंभीर कार्य न मानकर अनुकरण से उत्पन्न अज्ञान
असत्य, उत्तेजना, भ्रांति में असावधानी के कारण इसे अनुकरण त्याज्य मानते हैं। देखो वापस क्या कह रहा है प्लेटो कि प्लेटो कला व अनुकरण के घनिष्ठ संबंध को स्वीकार, कला में और अनुकरण में जो संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, उसको तो प्लेटो स्वीकार करता है, लेकिन अनुकरण को कोई गंभीर कार्य नहीं, अनुकरण करता नहीं। भाई कोई चीज देखी और उस चीज को देख करके हमने उसके बारे में लिख दिया, वो अनुकरण हो गया। तो अनुकरण को कोई अच्छा कार्य नहीं मानता, कोई गंभीर कार्य नहीं मानता, कौन प्लेटो नहीं मानता। अनुकरण से उत्पन्न अज्ञान, अनुकरण कारण जो उत्पन्न हमें अज्ञान हुआ, जो असत्य है, जो उत्तेजना, जो भ्रांति है, जो असावधानी कारण अनुकरण को, इसलिए क्या कहता हूँ, अनुकरण को त्याज्य योग्य मानता, त्यागने योग्य मानता कौन, प्लेटो। तो प्लेटो पूछ सकता कि प्लेटो अनुकरण को क्या मानता, तो त्यागने योग्य, त्याज्य योग्य मानता है। असल में प्लेटो ने काव्य को उपयोगितावाद दृष्टिकोण से देखा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि प्लेटो ने काव्य को किस दृष्टिकोण से देखता है, तो उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखता है कि इस काव्य का उपयोग क्या हो रहा है, इस काव्य का उपयोग क्या होगा, इस दृष्टिकोण से देखता कौन, प्लेटो। प्लेटो काव्य को सौंदर्य के दृष्टिकोण से, ये काव्य कितना सुंदर है, इस काव्य की बातें कितनी सुंदर, इस सौंदर्य दृष्टिकोण से नहीं देखता, बल्कि प्लेटो काव्य को उपयोगितावाद दृष्टिकोण से देखता। ठीक, उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखने के कारण प्लेटो ने कवि क्रम को नैतिक मूल्यों की अवहेलना से जोड़कर देखा। क्या कह रहा कि प्लेटो ने जो अपना, प्लेटो का दृष्टिकोण कैसा था, उपयोगितावाद दृष्टिकोण, और इस उपयोगितावाद दृष्टिकोण के कारण प्लेटो ने कवि क्रम को नैतिक मूल्यों की अवहेलना से जोड़कर देखा है। प्लेटो का अनुकरण यथार्थ का हुबहू अनुकरण है। जो प्लेटो का अनुकरण है, जो वास्तविक, जो धरातल पर, जो जगत पर जो चीज है, उसका क्या है, हुबहू अनुकरण करता कौन, प्लेटो करता है। यथार्थ वस्तु पर प्रत्यक्ष, यानी जो यथार्थ है उसका हुबहू अनुकरण कौन करता, प्लेटो करता है। किसका, यथार्थ का। प्लेटो अनुकरण का समर्थन उस सीमा तक करते हैं जहां तक अनुकरण योग्य वस्तु शुभ हो और सत्य के समीप। प्लेटो क्या कह रहा है कि प्लेटो अनुकरण का उस चीज तक है, उस समय, उस सीमा तक स्वीकार करते हैं जहां तक वो चीज सत्य हो और शुभ हो, वस्तु शुभ हो और सत्य के समीप। जो वस्तु सत्य के नजदीक है वहां तक तो स्वीकार करते हैं, और सत्य से फिर बाहर जाते उस चीज स्वीकार नहीं करते हैं, उस अनुगुण स्वीकार नहीं करते। कौन, प्लेटो। प्लेटो का विचार है कि ट्रेजेडी या त्रासदी, ट्रेजेडी गजो चाहे त्रासदी एक ही बात है। तो प्लेटो का विचार है कि ट्रेजेडी या त्रासदी का कवि हमारे विवेक को नष्ट कर देता है। प्लेटो क्या मानता है कि जो कोई ऐसा कवि हो जिसने कोई त्रासदी देखी, कोई ट्रेजेडी देखी हो, तो उस एक कोई किसी ने ट्रेजेडी देखी थी, तो वह कवि ने हमारे अंदर जो, हमारा जो विवेक है उस विवेक को नष्ट कर देता है और हमारी वासना को उद्दीप्त करता है। जो हमारे अंदर जो वासना है उनको जगा देता है और हमारे विवेक को नष्ट कर देता है, यानी वासना को जगा देता है और विवेक को नष्ट कर देता है। हमारी वासना को पोषण करता कौन, कोई ट्रेजेडी, त्रासदी। प्लेटो का विचार है कि कवि हमारे मस्तिष्क से तर्क है, कवि हमारे मस्तिष्क से तर्क को प्रभावित न करके हमारे हृदय की भावनाओं से खिलवाड़ करता है। प्लेटो क्या मानता है, प्लेटो मानता है कि कवि है जो कवि हमारे मस्तिष्क से तर्क को तो प्रभावित नहीं करता है, बल्कि हमारे हृदय की भावनाओं को से खिलवाड़ जरूर करता है। ऐसा करके त्रासदी का कवि तो लोकप्रिय बनता है, लेकिन पाठक को अनैतिक, जो त्रासदी में जो भोगा हुआ जो कवि है वो लोकप्रिय जरूर बन जाता है, लेकिन उसको पढ़ने वाले जो अनैतिक बना देता है। इस प्रकार प्लेटो ने कविता पर पावित्र्य दूषकता का आरोप लगाया। किसका, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लेटो ने कविता पर किसका आरोप लगाया, तो पावित्र्य दूषकता, कि प्लेटो कविता पर किसका आरोप लगाता, पावित्र्य दूषकता का आरोप लगाता है। कवि को कटघरे में खड़ा कर दिया और कवि को किसमें, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लेटो ने काव्य पर किस प्रकार आरोप, कविता पर किसका आरोप लगाता है, तो पावित्र्य दूषकता का आरोप लगाता है। और कवि जो कविता की रचना करने वाला जो कवि होता है उस कवि को कटघरे में खड़ा कर देता है। इसलिए प्लेटो अपने आदर्श राज्य से कवि का बहिष्कार करते। जो प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उस आदर्श राज्य में कवि को स्वीकार नहीं करता, क्या करता, कवि का क्या करता, वो बहिष्कार करता है। प्लेटो के समस्त चिंतन के केंद्र में आदर्श राज्य का निर्माण है। प्लेटो का चिंतन में, प्लेटो के जो दिमाग में एक ही चीज घूमती रही, वो क्या, आदर्श राज्य का निर्माण करना। तो प्लेटो के पूछा जा सकता है कि प्लेटो के समस्त चिंतन केंद्र बिंदु क्या, आदर्श राज्य का निर्माण करना है। प्लेटो कथन का प्रयोजन उपयोगितावादी एवं लोक मंगल को मानते हैं। प्लेटो के काव्य का प्रयोजन क्या, उपयोगितावाद एवं लोक मंगल को मानते हैं। अपनी
उपयोगितावादी दृष्टि से व्यक्त करते हुए प्लेटो रिपब्लिक में लिखते हैं। क्या कह रहा है प्लेटो? क्या कह रहा है प्लेटो? कह रहा है कि अपनी उपयोगितावादी दृष्टि को व्यक्त करते हुए प्लेटो रिपब्लिक में लिखते हैं, एक गोबर से बनी हुई टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है। रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? प्लेटो पुस्तक है। और इस रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो ने एक विचार लिखा, और विचार क्या है कि एक गोबर से बनी हुई टोकरी भी सुंदर हो सकती है यदि उसका उपयोग हो। मान लो ऐसी कोई टोकरी, उस टोकरी में यदि गोबर भरा है, यदि वो गोबर कोई काम आता है तो वो टोकरी सुंदर है, तो टोकरी सुंदर मानी जा सकती है। यदि एक दूसरी टोकरी है, वो सोने जड़ी चमचमाती ढाल भी चमचमाती ढाल असुंदर है, व्यर्थ है यदि उसका कोई उपयोग न हो तो। और एक क्या कर रहा है, एक तो क्या है, ऐसे एक टोकरी है उसमें गोबर भरा हुआ, यदि वो गोबर किसी काम में आ रहा है, अच्छे काम में आ रहा, तो टोकरी सुंदर है। एक टोकरी सोने से भरी हुई है मान लीजिए, और उस टोकरी का कोई उपयोग नहीं है, तो वो असुंदर मानी जाएगी। जिसको उपयोग ही नहीं है उसका, तो सुंदर नहीं मानी जाती है। तो ये कह रहा कौन? प्लेटो। प्लेटो अपने इस उपयोगितावादी दृष्टि चलते प्लेटो ने अपने को आदर्श राज्य में मोची से भी कम आंका। क्या कह रहा है? इस प्लेटो का दृष्टिकोण कैसा था? उपयोगितावाद दृष्टिकोण। और प्लेटो अपने इस उपयोगितावाद दृष्टि से चलते प्लेटो ने अपने को आदर्श राज्य में मोची से भी कम आंका। किससे कम आंका? मोची से भी कम आंका है। प्लेटो का विचार है कि कवि अपने यश व कीर्ति के लिए पाठक की वासना को उत्तेजित कर वह आवेगपूर्ण व उन्माद परिस्थिति को चयन करता है। प्लेटो का विचार है। प्लेटो क्या विचार है? प्लेटो का विचार है कि कवि अपने यश व कीर्ति के लिए पाठक की वासनाओं को उत्तेजित कर वह या कवि आवेगपूर्ण उन्माद परिस्थितियों का चयन करता है, और ऐसा करके तो वह लोकप्रिय बनता है, लेकिन पाठकों को अनैतिक बना देता है। प्लेटो मूलतः दार्शनिक है। प्लेटो क्या है? मूलतः कैसा? दार्शनिक है। दार्शनिक यूनान दार्शनिक है प्लेटो। तो प्लेटो मूलतः क्या? दार्शनिक है। उन्होंने कविता को नैतिक व दार्शनिक, नीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, उपयोगिता सभी दृष्टिकोण से देखा है। लेकिन यानी प्लेटो ने कविता को सारे दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण से देख लिया, नैतिक दृष्टिकोण से देख लिया, दार्शनिक दृष्टिकोण से, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिक, उपयुक्त सब दृष्टिकोण देखा, केवल एक दृष्टिकोण से नहीं देखा, उसका नाम है सौंदर्य शास्त्र दृष्टिकोण से नहीं देखा है। प्लेटो का स्पष्ट विचार है कि वह काव्य स्वीकार्य होगा जो परम सत्य की प्राप्ति। प्लेटो का स्पष्ट कह रहा था कि वही काव्य स्वीकार करेगा जो इस परम सत्य को जो पहचान लेगा, वो परम सत्य की प्राप्ति में जो सहायक होता है, वह काव्य स्वीकार करने योग्य है। ये कौन कहता है? प्लेटो कहता है। लेकिन प्लेटो का कहना है कि कविता हमें अपने मूल वास्तविक सत्य से बहुत दूर ले जाती है। कौन कहता है? प्लेटो कहता है कि जो कविता है प्लेटो क्या कहता है, जो कविता है वह हमें हमारे जो मूल सत्य से क्या बहुत दूर ले जाती है। कौन कहता है? प्लेटो कहता है जो कविता क्या है, हमें हमारे सत्य से बहुत दूर ले जाती है। ये कौन कहता है? प्लेटो कहता है। इसलिए कविता क्या ग्रहण योग्य नहीं है, इसलिए क्या कविता ग्रहण करने योग्य नहीं है। प्रश्न पूछ सकते हैं कि कविता ग्रहण करने योग्य है नहीं है? प्लेटो के अनुसार कविता ग्रहण करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कविता है जो हमें वास्तविक सत्य से बहुत दूर ले जाती है, इसलिए कविता ग्रहण करने योग्य नहीं है। वास्तव में प्लेटो ने कविता के महत्व को उसी सीमा तक स्वीकार किया जहाँ तक नागरिकों में सत्य और सदाचार की स्थापना करी। प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो ने कविता को वहाँ तक स्वीकार किया कि जब तक वह व्यक्ति के अंदर को, नागरिकों के अंदर सत्य को स्वीकार, सत्य व सदाचार की भावना का स्वीकार करवा दिए तो कविता वहाँ तक स्वीकार करना चाहिए, और जहाँ से सत्य के असत्य की तरफ बढ़ जाए वहीं से कविता को स्वीकार नहीं करना। ये कहता प्लेटो। वास्तव में प्लेटो के लिए कला साहित्य के लिए कसौटी और आनंद व सौंदर्य न होकर उपयोगितावाद है। क्या करें? वास्तव में प्लेटो के लिए कला व साहित्य कसौटी, आनंद व सौंदर्य रहकर उपयोगितावाद है। यानी वो कुल मिला के कविता को उपयोगितावाद दृष्टिकोण से मानता है। कला साहित्य कसौटी को आनंद नहीं है, सौंदर्य नहीं, आनंद सौंदर्य को नहीं मानता, केवल उपयोगितावाद दृष्टिकोण से मानता है। प्लेटो का विचार है कि कवि जिस वस्तु का अनुकरण करता है वह उसकी प्रकृति से परिचित नहीं होता। प्लेटो का विचार क्या है कि कवि जिस वस्तु का अनुकरण करता है वह उस प्रकृति से परिचित नहीं होता है। अतः अज्ञानवश अनुकरण करने से कवि या कलाकार जो कुछ भी अनुभव करता है वह असत्य है। प्लेटो के काव्य में इंद्रिय आनंद के स्थान पर बौद्धिक आनंद को स्वीकार करते हैं। किस आनंद को? बौद्धिक आनंद को। प्लेटो काव्य में बौद्धिक आनंद को स्वीकार करते हैं। असल में प्लेटो कोई काव्य मीमांसक न होकर एक दार्शनिक राजनीतिक विचारक है।
क्या कह रहा है कि प्लेटो असल में जो प्लेटो का जो काव्य है तो काव्य मीमांसक न होकर एक दार्शनिक राजनीतिक विचारक है जिनका उद्देश्य आदर्श राज्य की प्रतिष्ठापना करना रहा है। प्लेटो उच्च नैतिक मूल्यों के पक्षधर रहे हैं। किस मूल्यों के? उच्च नैतिक मूल्यों के पक्षधर रहे, इसलिए वे कहते हैं कि कविता के पक्षधर ये साबित कर सके कि इनकी कविता न केवल आनंदप्रद है, इनकी कविता न केवल आनंदप्रद है बल्कि समाज व मानव जाति के लिए उपयोगी भी है, तो यह हमारे लिए महान हित की बात भी होगी। प्लेटो की पुस्तकों के नाम है ईओन पुस्तक है, एपोलॉजी, रिपब्लिक, फ्राइड्स और क्रेटाइल्स है। प्लेटो की पुस्तकों का नाम होगा एओन पुस्तक हो गया, एपोलॉजी हो गया, रिपब्लिक हो गया और फ्राइड्स और क्रेटाइल पुस्तक है, जिसे रिपब्लिक पुस्तक में ही इसका कविता संबंध विचार है। मान पुस्तक रिपब्लिक है, ईओन है, एपोलॉजी है, फ्राइड्स है और क्रेटाइल्स प्लेटो की पुस्तकों के नाम है। काव्य हेतु संदर्भ प्लेटो कथन क्या है कि कवि दैवीय आनंद से प्रेरित होकर कविता करता है। काव्य के बारे में प्लेटो क्या कथन है? प्लेटो कहता है कि जो कवि दैवीय उन्माद से प्रेरित होकर कविता करता है। कविता कौन करता है? दैवीय उन्माद से होकर के प्रेरित होकर के कवि कविता करता है। कौन कह रहा है? प्लेटो कह रहा है कि जो कवि है उसको दैवीय उन्माद से प्रेरित होता है, उसके बाद में कविता करता है। ये कथन है प्लेटो का है। प्लेटो का विचार है कि काव्य रचना का कारण दैवीय शक्ति होती है। कौन मानता है? प्लेटो मानता है। काव्य रचना कारण क्या? दैवीय शक्ति मानता है प्लेटो, जो कि एक प्रकार उत्पादन करती है। और ये क्या करती है? उत्पादन करती है। कवि उस दैवीय आनंद से प्रभावित होता है और कवि को कविता करने की प्रेरणा मिलती है। दैवीय आनंद से कवि प्रभावित होता है और उस आनंद के बाद वो कविता करने की प्रेरणा मिलती है। ये प्लेटो के काव्य के बारे में या कविता के बारे में उसके विचार थे। थैंक यू दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए।